हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 7, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट। इसमें हमने ऑलरेडी 16 लेक्चर इसका कंप्लीट कर रखा है। आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके या उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके जो हमने 16 लेक्चर डिस्कस किया फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा लेक्चर 7.17, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आता है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में। यानी कि दो राइट इसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। इसमें हम दो फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 29। फिर हम दूसरा फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे, जो कि है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि आता है हमारा आर्टिकल 30 के अंदर। तो आज हम ये तो फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया है विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस के साथ। हमने उसमें वो क्वेश्चन भी डिस्कस किया है जो यूपीएससी ने डायरेक्ट इन चैप्टर से पूछा है, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है यूपीएससी के पैटर्न से रिलेटेड, ताकि किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है वो आपके लिए एक कंफर्टेबल जोन की प्रैक्टिस करा दे, या हमने उसको एज अ प्रैक्टिस भी डिस्कस किया है। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है 7। इसे हम एट मैक्सिमम 25 लेक्चर में से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है और साथ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसकी जो लेक्चर है वो थोड़ी लंबी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। अब समझते हैं सबसे पहला फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 29 में दिया गया है उसके बारे में। आर्टिकल 29 में क्या किस प्रावधान को रखा है? आर्टिकल 29 कहता है कि जितने भी जो हमारी कंट्री में जितने भी जो हर एक सेक्शंस की जो सिटीजन्स हैं, जो चाहे वो भारत के किसी भी पार्ट में यानी कि इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहे हो, तो उनके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को क्या है प्रोटेक्ट करने की बात रखी गई है हमारे आर्टिकल 29 के अंदर। आर्टिकल 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले जो नागरिक हैं या किसी भी वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि, संस्कृति और उसके संरक्षण के लिए क्या होगा, तो अधिकार होगा। ये बात कहता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 ये भी कहता है कि किसी भी नागरिक को केवल रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज की, यानी कि अगर हम बात करें नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर क्या है राज्य के द्वारा जो भी संचालित या राज्य की जो निधि होगी उससे सहायता प्राप्त करने किसी भी शैक्षणिक स्थान पर प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 29 ये भी कहता है कि स्टेट बिना किसी डिस्क्रिमिनेट के साथ, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, रेस और लैंग्वेज के आधार पे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होगा, तो वहां पे क्या है स्टेट के द्वारा प्रतिबंधित प्रवेश करने से वंचित यानी कि एंट्री करने से नहीं रोक सकता। ये आर्टिकल 29 कहता है। यानी कि स्टेट के द्वारा चलाए गए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो क्या होगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेट के वो क्या कर सकते हैं, तो उसमें एंट्री ले सकते हैं। ये बात कहता है आर्टिकल 29। फिर क्या है इसमें ये भी प्रावधान रखा गया है, इसके प्रोटेक्शंस की बात रखी गई है कि जो सेकेंड प्रोविजन गारंटीज द राइट ऑफ सिटीजंस एज द इंडिविजुअल रिस्पेक्टेड कम्युनिटी इन विच ही बिलोंग। यानी कि पहला प्रावधान एक समूह के अधिकार की रक्षा तो करता ही है, जबकि दूसरा प्रावधान एक व्यक्ति के रूप में भी नागरिक के अधिकारों की क्या है गारंटी लेता है। ये बात रखी गई है आर्टिकल 29 के अंदर। आर्टिकल 29 गारंटी लेता है प्रोटेक्शन ऑफ हर एक रिलीजियस, चाहे वो माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। यानी कि अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटी यानी कि जो धर्म के आधार पर यानी कि धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, यानी कि आर्टिकल 29 किस चीज की गारंटी की बात करता है, सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी की नहीं बल्कि जो धार्मिक माइनॉरिटी है उसके भी प्रोटेक्शंस की बात आर्टिकल 29 में रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो आर्टिकल 29 है वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि आर्टिकल 29 जो है ना सिर्फ किसी अनुच्छेद का दायरा है, केवल जो भी अल्पसंख्यक है उनकी उनकी जो तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है।
यह अनुच्छेद नागरिक के वर्ग यानी कि जो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं सेक्शंस ऑफ सिटीजन, उसके उपयोग के कारण जिसमें अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक भी आ जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें जब हम वर्ड का मतलब जब यूज ऑफ वर्ड करते हैं किसका, सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स में, तो इसमें सिर्फ माइनॉरिटीज ही नहीं उसमें मेजोरिटी भी शामिल हो जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि जो भाषा के संरक्षण है यानी कि लैंग्वेजेस जिसमें कंजर्वेशन द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है, वो भी किसके अंदर आता है, राइट टू अ गेटेड के मतलब गेटेड के अगर मतलब अंडर में आता है। जैसे कि अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि भाषा के संरक्षण के अधिकार में भाषा की रक्षा के लिए क्या है, आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। इसलिए नागरिकों के एक वर्ग की जो भाषा के संरक्षण के लिए किए गए राजनीतिक भाषण या वादे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण के दायरे में नहीं आते हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि जो रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्शंस के टाइम पे यदि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ये स्पीचेस दिए जाते हैं, भाषण दिया जाता है कि वो इलेक्शन जीतने के बाद उनकी संरक्षण यानी कि उनकी जो कल्चर, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो माइनॉरिटी है, वो क्या करेगा, उसको संरक्षण करने की यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो क्या होगा, जो हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम एक्ट 1951 है, यानी कि अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, तो वो उसको क्या करेगा, एवोल्यूशन नहीं करेगा, यानी कि उसको करप्ट नहीं करेगा, बल्कि ये इसके अंडर में आएगा। यानी कि कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव अगर ये भाषण देता है, भाषण के द्वारा ये कहता है कि उसके भाषा की संरक्षण करेगा यानी कि उसकी लैंग्वेज की प्रोटेक्ट करेगा, तो वो किसका एवोल्यूशन नहीं करेगा, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का एवोल्यूशन नहीं माना जाएगा। ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब डिस्कस करते हैं हम अपना आर्टिकल 30 के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 30। अनुच्छेद हमारा जो आर्टिकल 30 है वो माइनॉरिटीज को कुछ और अधिकार देता है और साथ में जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक यानी कि धार्मिक और जो भाषा ही अल्पसंख्यक है उनको कुछ अधिकार देता है हमारा आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 के अंदर क्या है, कुछ माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 30 के अंदर बताई गई। जैसे कि अगर हम पहले राइट्स की बात करें जो कि आर्टिकल 30 क्लॉज ए में कहा गया है कि सभी जितने भी जो अल्पसंख्यक है उन्हें अपने पसंद से क्या है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने का यानी कि स्टैब्लिश करने का और उसे एडमिनिस्ट्रेट करने का क्या है तो अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या अधिकार दिया गया है, तो इसमें कहा गया है कि जितनी भी जो माइनॉरिटीज है वो जो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो स्थापित करते हैं उनके लिए किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से क्या है राज्य के द्वारा क्या है निर्धारित मुआवजे की राशि उन्हें गारंटीड अधिकार को प्रतिबंधित या रद्द नहीं कर सकता है। यह बात रखी गई है आर्टिकल 30 के क्लॉज बी में। यानी कि स्टेट के द्वारा जो भी अमाउंट फिक्स किया जाता है वो कंपलसरी है कि किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी नॉट रिस्ट्रिक्ट और अप्रोटेड द राइट ऑफ गारंटेड बाय देम। यानी कि जो जितने भी जो माइनॉरिटीज के लिए जो अगर हम बात करें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाते हैं तो राज्य के द्वारा क्या है जो मुआवजे की जो राशि होती है उन्हें गारंटीड अधिकार से प्रतिबंधित या रद्द नहीं कर सकती। ये बात रखी गई है आर्टिकल 30 की क्लॉज बी में। इसके साथ क्या कहा गया है, इसके साथ ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है उसकी जो रक्षा के लिए 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें क्या है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है जो कि आर्टिकल 31 के अंदर आता था उसको क्या कर दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 के अंदर में। तो ये बात किस में रखी गई है, हमारे आर्टिकल 30 के क्लॉज बी में। और आर्टिकल 30 का क्लॉज सी क्या कहता है, आर्टिकल 30 का क्लॉज सी ये कहता है कि जो सहायता प्रदान करने में यानी कि राज्य के द्वारा जो प्रतिबंधित किसी भी शैक्षणिक स्थान के साथ क्या है भेदभाव नहीं करेगा। ये बात रखी गई है क्लॉज आर्टिकल 30 के क्लॉज सी में। अगर हम बात करें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में, यानी कि अगर हम बात करें आर्टिकल 30 के तहत जो भी सुरक्षा केवल जो माइनॉरिटीज के लिए था रिलीजियस पर्पस रिलीजियस बेस पे और जो लैंग्वेजेस के आधार पे लिंग्विस्टिक आधार पे, तो उसमें क्या है इसे किसी भी तरीके से क्या किया जा सकता है तो सीमित
और नागरिक किसी भी वर्ग के लिए जो अनुच्छेद 29 के तहत आते हैं उसे विस्तारित नहीं है। ये बात रखी गई है आर्टिकल 30 के अंदर। जो अल्पसंख्यक है यानी कि जो हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, माइनॉरिटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है कि आखिर हम माइनॉरिटीज कहेंगे किसे, उसकी अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफिनेशन नहीं रखी गई है। आर्टिकल 30 के तहत अगर हम बात करें तो माइनॉरिटीज को अपने बच्चों को अपनी भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए भी क्या है तो कुछ अधिकार देता है। और इसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटीज के लिए वो कितने टाइप्स के देखने को मिलता है, तो 3 यानी कि 3 टाइप्स के देखने को मिलता है। पहला, इंस्टीट्यूशन डेट 6 रीऑर्गेनाइज एज वेल एड फ्रॉम द स्टेट, यानी कि ऐसी संस्थाएं जो राज्य के साथ ऐसी संस्थाएं जो राज्य के द्वारा मान्यता दी गई हो और साथ साथ में स्टेट उन्हें क्या करती हो तो एड्स यानी कि कुछ मुआवजा या कुछ पैसे फंडित करते हो या राज्य के द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हो। पहला इंस्टीट्यूशन। दूसरे इंस्टीट्यूशंस में किसकी बात रखी गई, इंस्टीट्यूशंस दैट सीक ओनली रीऑर्गेनाइज फ्रॉम द स्टेट नॉट द एड। दूसरे इंस्टीट्यूशंस को रखा बताया गया कि वह शैक्षणिक स्थान जो राज्य के द्वारा सिर्फ मान्यता प्राप्त दिया गया हो और राज्य के द्वारा कोई भी भत्ता यानी कि कोई भी सहायता ना प्रदान की जाती हो, ये दूसरी तरीके। और तीसरी तरीके की जो स्टेट रखी गई है, जो संस्था ना तो राज्य के द्वारा मान्यता हो और ना ही वो सहायता चाहते हो, ये तीसरे तरीके का इंस्टीट्यूशन रखा गया है। और पहला और जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है यानी कि पहला और दूसरा जो माइनॉरिटीज के लिए जो इंस्टीट्यूशन की बात रखता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात रखता है, उसमें क्या रखे गए, जैसे कि जो शैक्षणिक मकाने जैसे कि मकाने अनुशासन सुरक्षा शिक्षण कर्मचारी यानी कि जो टीचर्स होते हैं के रोजगार आदि से संबंधित राज्य की निकाय शक्ति के अधीन है। यानी कि इसमें ये बताने की कोशिश, जो पहला और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है हमारे पास जिसमें स्टेट क्या करता है या तो मान्यता प्राप्त करता है और फंडिंग करता है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य के द्वारा जो कुछ एम्प्लॉयज हैं जैसे कि हेल्थ केयर टीचर्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर टीचर्स, सिलेबस, एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, इन सब से रिलेटेड क्या है स्टेट इन्हें क्या कर सकता है, राज्य के पास पावर है इन सब सब्जेक्ट से क्या कर सकता है इन सब को रेगुलेट करता है। लेकिन अगर तीसरे प्रकार की अगर हम तीसरे टाइप्स की अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो क्या है मतलब स्टेट से वो क्या है फ्री है किससे एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, यानी कि राज्य के पास इससे रिलेटेड प्रशासनिक करने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन जैसे कि हम जनरल लॉ की बात करें, जैसे कि जो कंट्रैक्ट लॉ की बात करें, लेबर लॉ की बात करें, इंडस्ट्रियल लॉ की बात करें, टैक्स लॉ की बात करें, इकोनॉमिक रेगुलेशंस की बात करें, लेकिन ये सब उस थर्ड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। इजी वे में समझने की कोशिश कीजिए। पहला और दूसरा जो इंस्टीट्यूशंस है इसमें स्टेट क्या कर सकता है, जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे कि टीचिंग स्टाफ हो गया, टीचिंग मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग हो गया, सिचुएशंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, हेल्थ हो गया, एटॉमिक मतलब एटॉमिक जो हमारा एडमिक स्टैंडर्ड हो गया, इन सब से रिलेटेड क्या है स्टेट क्या कर सकता है, इसको रेगुलेट कर सकता है, रेगुलेट करने का पावर है। लेकिन तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है, तीसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेट करने का कोई भी पावर स्टेट के पास नहीं है, लेकिन वो कुछ ही स्टेट में वो क्या कर सकता है तो रेगुलेट कर सकता है। किस किस में, जैसे कि हमारा कंट्रैक्ट लॉ हो गया, लेबर लॉ हो गया, लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, टैक्स लॉ हो गया, इकोनॉमिक रेगुलेशन हो गया, तो इन्हीं में स्टेट क्या कर सकता है, इन्हें रेगुलेट कर सकता है। ये बात रखी गई है मतलब तीसरे इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। उसके बाद क्या है कि जो हमारा मंगलकारी सीरियन कैथोलिक कॉलेज मामले जो कि 2007 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जितने भी जो अल्पसंख्यक हैं यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं उसे क्या है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके एस्टेब्लिश से रिलेटेड एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या है कुछ जनरल प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि ये कब किया गया था तो 2007 में। कब, तो हमारा जो जो हमारा मलकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज मामले थे उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि जो माइनॉरिटीज है उसके पास स्टैब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करने का कुछ अधिकार दिया गया है। जैसे कि
पहला अधिकार ये करता है कि अपने शासी या निकाय का चयन करने के लिए जिसमें वो संस्था या संस्थाओं को एक साथ संचालन और प्रबंध करने पर के लिए विश्वास और विश्वासित है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया यदि कोई माइनॉरिटीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश करना चाहता है या अपने इंस्टीट्यूशंस को फाउंड करता है तो उसको रेगुलेट करने यानी कि उसको गवर्निंग करने के लिए वो अपने अंदर यानी कि अपने ही स्वयं से वो क्या कर सकता है, मेंबर्स को क्या कर सकता है, चयन कर सकता है। दूसरे में क्या कहा गया, टू अपॉइंट टीचिंग स्टाफ, जैसे कि उनके पास ये अधिकार होगा कि जैसे कि टीचिंग स्टाफ लाइक टीचर, लेक्चरर जैसे प्रोफेसर, मास्टर, प्रिंसिपल्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सबको भी वो क्या कर सकता है, तो वो अलग किसी यानी कि अलग इसके किसी भी कर्मचारी की ओर से कर्तव्य की अवहेलना होती है तो ऐसी वो क्या कर सकता है, तो ऐसी लेना। यानी कि इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि टीचर स्टाफ जो है, या हम बात करते हैं टीचर्स की, लेक्चर की, जो नॉन टीचिंग स्टाफ सब होते हैं, इन सब की क्या है, तो इन सब की ड्यूटी के लिए ऑन द पार्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय, इन सब में वो क्या कर सकते हैं, तो किसी भी पार्ट में ये एम्प्लॉयज के तौर पे रख सकते हैं। और तीसरे में क्या कहा गया कि जो स्टूडेंट्स यानी कि जो छात्र हैं, यानी कि टू एडमिट जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनके पास ये चॉइस होगा कि वो सेट अप रिस्पॉन्सिबल फीस स्ट्रक्चर, यानी कि योग्य छात्र को उनकी पसंद के प्रवेश के लिए क्या है, उचित शुल्क संचालन निर्धारित करने के लिए भी क्या रखा गया था, तो इनके पास ये अधिकार मिला। और फोर्थ में क्या अधिकार मिला, यूज टू प्रॉपर्टी, यानी कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, एसेस फ्रॉम द बेनिफिट्स ले सकते हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए, यानी कि संस्था के लाभ के लिए अपनी संपत्ति और संपत्तियों का उपयोग वो कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था किसमें, तो सन 2007 में। उसके बाद अगर हम दूसरे राइट की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि राइट टू बी कंफर्टेबल माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30 इज नॉट ओनली इंश्योर इक्वालिटी विद द मेजोरिटी एंड नॉट इन नीडेड टू प्लेस टू अदर माइनॉरिटीज टू मोर एडवांटेजेस टू पोजिशंस वेज द मेजोरिटी। इसमें सुप्रीम मतलब इसमें आर्टिकल जो 30 है वो इस बात के लिए इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटीज को जो भी स्पेशल अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ माइनॉरिटी जो मेजोरिटी है उनके इक्वल में लाने के लिए दिए गए हैं, उनको कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज पोजीशंस नहीं दिया गया है। ये आर्टिकल 30 क्या करता है, इस बात के लिए इंश्योर करता है। यानी कि आर्टिकल 30 के अंदर जो भी माइनॉरिटीज को जो अधिकार दिए गए सिर्फ इसलिए दिए गए ताकि उसे इक्वल लाया जा सके किसके, मेजोरिटी के बराबर में। इसीलिए इसमें कोई भी अगर हम बात करें तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा किसी भी माइनॉरिटीज में या तो क्या कर सकता है, रिजर्व में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है स्टेट के द्वारा। अगर हम बात करें जनरल लॉ के बारे में, जैसे कि जनरल लॉ ऑफ लैंड रिलेटिंग नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ टैक्सेशन, इन सब के लिए क्या है, ये सब भी एप्लीकेबल होंगे, इक्वल अप्लाई टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारी बातें किस में रखी गई है, तो हमारे आर्टिकल 30 इस बात के लिए भी क्लियर मतलब क्लियरलेस करता है। और अगर हम तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो इसमें ये कहा जाता है कि जो राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसका यानी कि एब्सोल्यूट, यानी कि इसको पूरी तरीके से अधिकारपूर्ण नहीं माना गया। यानी कि अगर हम बात करें शैक्षणिक स्थानों के स्थापना और प्रशासन का जो अधिकार है वो क्या है, पूर्ण यानी कि पूरा कंप्लीट नहीं है। ना ही इसमें कुशासन का अधिकार है, यानी कि इसमें ना ही, तो हमें क्या देखने को मिलता है, मेरिट मिनिस्टर का राइट देखने को मिलता है। शैक्षणिक अगर हम बात करें, देयर आर कैन रेगुलेट मेजर ऑफ इंश्योरिंग एजुकेशनल कैरेक्टर एंड स्टैंडर्ड एंड मेंटेनिंग एकेडमिक एक्सीलेंस। यानी कि अगर हम बात करें शैक्षणिक चरित्र और मानकों की सुनिश्चित करने के लिए और एकेडमिक, ये देखो तो थर्ड पॉइंट है ना हमारा, थर्ड पॉइंट में किस बारे में बात करता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है, तीसरे पॉइंट में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसमें कहा गया है कि जितने भी जो अल्पसंख्यक है उनके द्वारा जो भी या फिर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या तो स्थापित किया जाता है या स्टैब्लिश किया जाता है या प्रशासित किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है
तो उसके लिए क्या है, किसी भी शैक्षणिक स्थान को किसी भी संपत्ति के अनिवार्य के क्या क्या रखा गया, तो अधिग्रहण रखा गया है। अधिग्रहण के लिए प्रदान करने के लिए किसी भी कानून को बनाने में क्या है, राज्य सुनिश्चित करेगा, ये कंफर्म करेगा कि किस तरीके से कानून के तहत निर्धारित या निर्धारित राशि ऐसे संपत्ति के अधिग्रहण होगा जो उस खंड के तहत गारंटीकृत अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगा। ये बात रखी गई है किसमें, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंदर अमेंडमेंट कर गई। यानी कि अगर हम किसी आर्टिकल में ए बी ऐसे अल्फाबेट का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो अमेंडमेंट किया गया है। ये बात रखी गई है किसमें, तीसरे पॉइंट में। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि राज्य के द्वारा निर्धारित जो भी, यानी कि स्टेट के द्वारा जो भी सब्जेक्ट क्या होगा, एलिजिबिलिटी होगा, कंडीशंस क्वालिफिकेशंस ऑफ डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट बीइंग मेट द unigate minority educational institutions will have freedom to appoint teacher lecture by adopting any national प्रोसीड्यूर ऑफ सिलेक्शन। यानी कि फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया कि राज्य के द्वारा निर्धारित जो पात्रता है, जैसे कि शर्तों को पूरा करके क्या है, पूरा किए जाने पर, जैसे कि अधीन गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक स्थान को चयन करने का कोई भी तर्कसंगत प्रक्रिया अपनाकर शैक्षणिक स्थान पर, यानी कि जैसे कि शिक्षक हो गया, वक्ताओं हो गया, को नियुक्त करने की क्या होगी, तो उनके पास स्वतंत्रता होगी। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा गया, फिफ्थ पॉइंट में कहा गया कि राज्य द्वारा जो सहायता का जो विस्तार है अल्पसंख्यक शैक्षणिक स्थानों की क्या है, प्रकृति और चरित्र में परिवर्तन नहीं करेगा। ये रखी गई है आर्टिकल 31 क्लॉज ए में। के तहत क्या है, अनुच्छेद 31 सॉरी जो हमारा आर्टिकल 30 ब्रैकेट में इसको वन बोलिए ए के तहत क्या अधिकार को कमजोर या कम किए बिना ही सहायता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा शर्तें लगाई जा सकती है। ये बात रखी गई है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब हम कल अपना लेक्चर 7.18 डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशंस का सोल एंड हर्ट कहा गया था। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आता है हमारा आर्टिकल 32 के अंदर। अप्रोक्स हम इसके 25th लेक्चर के अंदर अंदर हम अपना फंडामेंटल राइट चैप्टर क्या कर लेंगे, तो कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।